हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन और आज हम क्लास 11 का लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में से शुरुआत के 3 लॉ समझेंगे। 3 लॉ एक डिटेल से समझेंगे कि होते क्या हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ये भी समझ लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन भी जान लेंगे कि कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा। शुरुआत में सबसे पहले ये समझिए, लॉ हर चीज़ का ना लॉ होता है एक तरह से, कि जैसे कि आप शाम को 7 बजे घर आते हैं, 8 बजे घर आते हैं, घर वाले कहते हैं इतनी लेट क्यों आ रहा है, तो वहाँ पे एक लिमिट क्रिएट कर देते हैं, लॉ बना देते हैं, इससे लेट आया तेरी मार होगी, ऐसा करके एक लिमिट बना देते हैं। ऐसे ही ठीक ट्रैफिक रूल्स होते हैं और भी कई सारे रूल्स होते हैं। तो हमें ना यहाँ पे ये लॉ क्यों पढ़े, हम बस ये देखें कि हाँ ये चीज़ बैलेंस है या अनबैलेंस है, या यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। हम यहाँ पे ये देखें, हम रिएक्शन खुद नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ यदि हम यहाँ से समझना शुरू करें तो लॉ है, पहली बात तो ये कोई लॉ हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ मतलब मास से रिलेटेड कुछ बताया गया। जैसे कि मैं बोल दूँ कोई भी रिएक्शन है, अज्यूम करते हैं एक्स, यह है एक्स और ए ले लिए। अभी ये क्या है, देखिए ये मैंने लिया कि इतने टाइम से ये चीज़, इतने टाइम से ये मैंने मेटल लिया है, यहाँ पे एक एक्स मेटल ले लिया, एक ए मेटल ले लिया। इसका प्रोडक्ट करूँगा, इसके सम के बराबर आना चाहिए यदि हम देखें, ऑब्जर्व करें किसी चीज़ को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ हम पहले समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी चीज़ का मास, रिएक्शन, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो हमेशा बैलेंस होगा, हमेशा इक्वल आएगा। ये नहीं कि इस तरफ 20 आ रहा है उस तरफ 40 आएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, ऑब्जर्व, शुरुआत में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ पानी जानते हैं, वाटर, फॉर्मूला H2O होता है। क्या मैं इस H2O को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि क्या मैं इस H2O को ऐसे भी लिख सकता हूँ? आप सोचेंगे ये तो H2 है, ये तो वाटर है, बट ये वाटर कैसे हो सकता है? यहाँ देखिए H2, हम जानते हैं H2, ये तो पानी, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पे बस क्या क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, मल्टीप्लाई में उसका आधा है। जैसे हम लिखते हैं ना 2 का आधा, ऐसे करते हैं, 2 से 2 काट देते तो हमारा 1 आ जाता है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम का आधा करेंगे तो हम जानते हैं 1 एटम आएगा, तो हमारा H2O बन जाएगा, H2O वापस बन जाएगा। कि कहने का मतलब पानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंगा वो इक्वली। जैसे कि इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने कुछ बनाया, सपोज कीजिए हमने किसी चीज़ की रिएक्शन करी, रिएक्शन से पहले हम उन्हें उस चीज़ को मेज़र किया कि वो कितना उसका मास था। अब जब प्रोडक्ट आया, जब उसका प्रोडक्ट, फिर हमने वो मेज़र किया, मेज़र करने पर वो जो है इसके इक्वल आया, तो हमने वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करी कि रिएक्शन हमने की तो उसका इक्वल मास आया। मास जो था बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इक्वल आया, हमने ये ऑब्जर्वेशन। ऐसे हमने कई सारी ऑब्जर्वेशनें की, वहाँ से बार बार रिजल्ट यही आ रहा था, मास दोनों का इक्वल आ रहा था। तो वहाँ से हमने ये देखा कि वहाँ पे जो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लाई हो रहा था। ये लोग बताता हमें ये है कि मास को ना ही आप बना सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो। ठीक, एटम जैसे हम एटम को ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, भले हम उसके एटम को थोड़ा अंदर डिटेल से पढ़ सकते हैं, बट ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही उसे ख़त्म कर। जैसे कि ये मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, अब मैं ना ही इसे ख़त्म कर सकता हूँ ना ही इसे बना सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है यदि ये एटम से मिलके बना है तो उन एटम का कुछ वेट होगा, मास होगा। जब एटम ही ख़त्म नहीं होगा तो मास कैसे ख़त्म हो सकता है? तो ये यहाँ पे इसका एक एग्जांपल था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारे ऐसा, ये तो मैंने बताया कि ऐसे इक्वल होता है। अब क्या
ये तो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला इक्वल होता है एटम इक्वल थे, एटम से अब मैं मास की तरफ ले जाता हूँ। ये हमने एटम का समझा। अब यदि इसी का मास बोल दूँ, इसका मास इक्वल आ, तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन का मास 2 एटम है, मल्टीप्लाई में 2, प्लस में प्लस का साइन है, ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने देखा ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, जब इसे प्लस करा 2 × 2 + 16, इस तरह देखा हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई 2, प्लस में ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ये मेरा 18 यू बोल लीजिए आप, ये आगे पढ़ेंगे यूनिट 11th में टॉपिक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो ये 18 यू आया। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट और जिनके प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये भी इक्वल ही आ रहा है, 18 यू, साइड का 18 यू आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी ये 18 यू आ रहा है, ये भी 18 यू आ रहा है। कहने का मतलब हमें बस वेरीफाई करना है कि इक्वल है या नहीं है। हमें यहाँ पे इन देखना कि अच्छा ये ऐसे, अब यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर दूँ तो क्या होगा, हमें बस वेरीफाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे आप एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास इक्वल होता है नहीं होता, यहाँ पे हम चेक करते हैं। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे हम पहले CO2 का मास निकालें, कार्बन का होता है मास 12, यहाँ पे साइड में करता हूँ रफली, कार्बन का होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी ऑक्सीजन का मास होगा, ऑक्सीजन का होता है 16, 12 + 16 = 32, ये आ गया हमारा 44 यू। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास। 44 यू। यू जो होती है यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, इसे यू से डिनोट कर लो या AMU भी कहते हैं इसे। यहाँ पे कार्बन का हमने पढ़ा 12 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम है, तो 2 × कर लेंगे हम, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 44 U = 12 + 32। देखिए ये भी हमारा जो है इक्वल आ रहा है, इस साइड भी हमारा जो मास है वो इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना है हमारा, हमें बस यहाँ ये बताना है कि मास इक्वल है या नहीं है। इसके एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 4.4 ग्राम का HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें से हाइड्रोजन का जो मास था वो हमें बोल रहा है जैसे 2 ग्राम है, हमें पूछ लेगा कि क्लोरीन का कितना होगा, हम देख के बता सकते हैं, सॉल्व करते हैं सिंपली। हमसे क्वेश्चन जो होता है ऐसा टाइप को पूछता है कि कोई भी कंपाउंड बता देगा, उसका मास इतना है 4.4 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, क्लोरीन का बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इक्वल रख के, जैसे हम 10th में इक्वेशन सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे हम केवल एक ही इक्वेशन लेंगे। हम जैसे बोलते थे x + y = 3 है, x निकालना मुझे, तो मैं 3 में से y माइनस कर दूँ। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, ड्राइव करते थे, x का मान y का मान, वैसे हम यहाँ हाइड्रोजन निकालने हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं HCl बराबर में, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा, क्लोरीन ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें निकालना हाइड्रोजन का, हम क्या करें, क्लोरीन को दल जाएंगे, HCl में से हम क्लोरीन माइनस कर दें तो हमारा हाइड्रोजन का जो मास होगा वो आ जाएगा। HCl का जो 4.4 है, 4.4 ग्राम में से यदि मैं 2 ग्राम माइनस कर दूं तो मेरा हाइड्रोजन का निकल आएगा, हाइड्रोजन का मास निकल आएगा। तो माइनस करने पर मेरा 2.2 ग्राम आया। ये जो है ये मेरा हाइड्रोजन का मास है। हमारे जो होता है क्वेश्चन इस टाइप का देता है, 2 के मास बोल देगा, 1 का गायब कर देगा, या 2 से अधिक बोल देगा, कंपाउंड ही होगा, मेन जो है कंपाउंड होगा, कंपाउंड को ब्रेक कर देगा। या HCl था, यहाँ ब्रेक करके हाइड्रोजन और क्लोरीन आया।
ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है यदि मैं मान लीजिए मैं समुद्र और नदी या जो हमारे घर में पानी आता है मैं वो वाटर लूँ, हर एक बीकर में अलग अलग लूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं माइक्रोस्कोप से व्यू करके स्टडी करके पूरी केमिस्ट्री के ऑब्जर्वेशन देखता हूँ कि ये जो बना है ये H2O से बना है। अब जब मैंने दूसरे वाले को ऑब्जर्व किया तो ये भी जो है H2O से बना है। अब जब मैंने तीसरे को देखा तो वहाँ पर भी निकला कि ये जो है H2O से बना है। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियरिफाई हुई कि यहाँ पे रेशो जो है वो कांस्टेंट है, रेशो जो है कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो होगा ना, जो रेशो होगा उनके एलिमेंट का या एटम का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे कि हम यहाँ देखें H2O, यहाँ पे हम वैसे तो जानते हैं कि इसका रेशो 1:8 में लेते हैं, वैसे तो जानते हैं, बट ये 1:8 आया कैसे, ये भी सवाल है। 1:8 आया कैसे? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है मास का रेशो निकालते हैं। ये जो होता है ना 1:8, ये होता है इसके मास का रेशो, कि हम हाइड्रोजन 1 लेंगे, ऑक्सीजन 8 लेंगे, हाइड्रोजन 1 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन 8 ग्राम लेंगे तो हमारा पानी फॉर्म होगा। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। वैसे हम मास निकाले तो हमारा हम जानते हैं 18 ही आएगा, बट यहाँ पे हम रेशो निकालना है, तो हम रेशो का सिंबल लगाएंगे और 2:16 होता है। अब 2:16 में ऐसे लिख सकता हूँ 2/16, काट दूंगा तो मेरा 1/8 आ जाएगा। तो मतलब कि जो रेशो होगा वो 1:8 यहाँ से ड्राइव होके आया है। जो H2O का रेशो होता है वो 1:8 होता है, वो ड्राइव यहाँ से है। रेशोज जो होते हैं वो मास को रेशो में रख के बनते हैं। जैसे कि मैंने CO2 को बोल दिया, CO2 का क्या रेशो है, कार्बन देखा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12:32। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, 12 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 32 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो होता है वो हम 3:8 लेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो होता है किसी भी कंपाउंड का रेशो फिक्स होता है, इसी से रिलेट होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में अभी समझते हैं, बताता क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैं आपको एग्जांपल के तौर समझाता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है, मैंने ये नहीं बोला कि इसके इतने आइटम है उसको उतने आइटम, मतलब कार्बन है ऑक्सीजन है, आप क्या क्या फॉर्म कर सकते हो। मैं बोला गैस ही फॉर्म करनी है, आपने बोला एक तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO से डिनोट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकता हूँ। दूसरा आपने बोला मैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता हूँ। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकता हूँ, एक मैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैंने दोबारा गया, मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैं सोचता हूँ मल्टीपल है यहाँ पे, मतलब कि केवल एक ही वो नहीं है, यहाँ पे 2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने जब रेशो निकाला, हमने जाना भी ऊपर ही मल्टीपल प्रोपोर्शन का, इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रेशो कैसे निकालना है किसी भी कंपाउंड का। अब हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशो निकाल लें, कार्बन का होता है 12 प्लस में ऑक्सीजन है केवल एक ही आइटम है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका होता है 16, यहाँ पे रेशो का सिंबल, ठीक है। अब मैंने इसे फर्दर किया तो यहाँ पे आगे सॉल्व किया तो ये 3:4 है।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का जब मैंने किया, कार्बन का होता है 12, अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब इसे आगे मैंने सॉल्व किया तो 12 का तो 3 आ गया, 32 का हम जानते हैं 8 आ गया। मैंने जब ऑब्जर्वेशन की देखा ध्यान से, तो मैंने देखा ये नंबर जो है, ये जो कार्बन जो है कांस्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन O और O2 इनका रेशियो डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ से लॉजिक लगाया, मैं बोला यदि मैं इनके रेशियो को ऐसे बट्टे में लिख दूँ 3/4 रेशियो 3/8, देखिए ऊपर ऊपर है तो कट जाएंगे। ठीक है, ये अपॉन में तो कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 1/1 रेशियो 1/2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने देखा रेशियो निकल के जो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 2:1 निकल के आता है। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि जब भी किन्हीं 2 एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनते हैं, भले वो नंबर ऑफ टाइम कितने भी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों फॉर्म हुए, तो इनमें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कार्बन। यहाँ पे तो एग्जांपल हमने देखा, तो यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और O2 इनका जो है रेशो हमेशा एक होल नंबर में आएगा। होल नंबर मतलब कि 1:2, 2:3 ऐसे करके आएगा। ये नहीं कि 56.23 रेशो 2.36 ऐसे नहीं आएगा, सिंपली ऐसे आएगा 1:2, 2:3। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है। आज की वीडियो में बस हम इतने जानते हैं, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।